गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 3.6 की प्रश्नावली का हल करेंगे, जिसमें हमें क्या दिया गया है, बीजीय व्यंजकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने से पहले आप 2.2 की प्रश्नावली को जरूर पढ़ें और फिर इसको हल करेंगे तो आपको आसानी होगी। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें कार्य करना है। यहाँ पे जो दिया गया है देखिए 24x² वाई जेड और 27x4 वाई की स्क्वायर और जेड की स्क्वायर, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए इनके हम आधारभूत यानी बेसिक नॉलेज के अनुसार इसे पढ़ेंगे ताकि अन्य क्वेश्चन भी हम आसान तरीके से हल कर सकें। देखिए पहले यहाँ पे ये जो 24 है, इस 24 के अभाज्य गुणनखंड आपको लिखने हैं। क्या लिखने हैं? 24 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 27 है इसके भी आप अभाज्य गुणनखंड लिखोगे और जो बीजीय संख्या है उनको सेम का सेम रख लोगे। तो देखिए आपको पता है कि 24 है, उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो लिखोगे 2 की घात 3 इंटू 3। क्यों? क्योंकि 2 की घात 3 का मतलब हुआ 8 और 8 को 3 से गुणा किया कितना हो गया? 24। आगे देखिए हमारे पास है एक्स की स्क्वायर वाई जेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 27 को हम 3 की घात 3 लिख सकते हैं और हमारे पास x की घात 4 y की स्क्वायर और z की स्क्वायर है। यहाँ ध्यान रखना है कि 3 की घात 3 क्यों आया? क्योंकि 27 है वो 3 का घन होता है, तो इसका मान। अब देखिए यहाँ पे हमें एचसीएफ लिखना है। क्या लिखना है? एचसीएफ। एचसीएफ में आपको याद रखना है एक समान जो भी अंक है उनकी छोटी घात लेनी है, वो एचसीएफ कहलाएगा। तो एक समान, ये देखिए यहाँ पे ये एक समान है, ये नहीं है, ये एक समान है। इसको 3 लिखा हुआ है तो 3 की घात हम 1 मान सकते हैं, यानी यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। इन दोनों पदों में देखिए एक्स की स्क्वायर छोटा घात लेना है, ठीक है। इन दोनों में क्या होगा? y, और इन दोनों में से क्या होगा? z। इसका मतलब एचसीएफ हो गया हमारा 3x² y और z। अब बात आई एलसीएम में। तो एलसीएम में आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक समान अंकों की बड़ी घात लेंगे, साथ में उन अंकों को भी लेना है जो असमान है। क्या लेना है? एक समान संख्याओं की बड़ी घात लेनी है और साथ में वो भी पद लेने हैं जो असमान है। तो देखिए यहाँ पे ये असमान पद है तो इसको लेना ही लेना है, 2 की घात 3। इन दोनों में क्या लेना है? जो बड़ी घात है, तो बड़ी घात कितनी है? 3 की घात 3 है, इसको लेना है। और यहाँ इन दोनों में बड़ी घात है x की घात 4, इन दोनों में x की स्क्वायर y की स्क्वायर, इन दोनों में z की स्क्वायर। अब इनको हल कर लेते हैं। 2 की घात 3 का मान 8 होगा और 3 की घात 3 का मान 27, x की घात 4 y की स्क्वायर z की स्क्वायर। अब बताइए 8 को 7 से गुणा किया 56 हासिल 5, 8 दूनी 16 और 5 21, 216 x की घात 4 y की स्क्वायर z की स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। अब इसको देखते हैं। देखिए 16 x की स्क्वायर y की स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 16 को 2 की घात 4 x की स्क्वायर और y की स्क्वायर लिखेंगे और ये हमारा 48 x की घात 4 z है। इसको देखिए 48 को हम क्या लिखेंगे? 48 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 इंटू 3, क्योंकि 2 की घात 4 का मान 16 को 3 से गुणा किया 48, x की घात 4 और z। अब ध्यान दीजिए कि हमें एचसीएफ ज्ञात करना है तो क्या करना होगा? एक समान संख्या की क्या लेनी है? छोटी घात लेनी है। तो इन दोनों में देखिए, दोनों में संख्या समान भी है, घात भी समान है, तो इसका मतलब छोटी घात तो है नहीं, न बड़ी है, तो इसी को लेना है, 2 की घात 4। इन दोनों में देखिए कितना लोगे? एक्स की स्क्वायर, और कोई पद समान है नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 16x की स्क्वायर।
इसी प्रकार हम ज्ञात कर लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम के अंदर ध्यान देना है हमें। देखिए 2 की घात 4 है, कितनी है 2 की घात 4, तो इसको सॉरी यानी यहाँ देखिए 2 की घात है 4, दोनों समान है तो बड़ी घात है ये यही है। और आपको बताया गया एक समान संख्या की बड़ी घात और असमान पद, तो असमान पद देखिए कितना है 3 है। अब आगे देखिए इन दोनों में बड़ी घात है वो x की घात 4 है, ये दोनों पद असमान है तो इन्हीं भी साथ में रखना पड़ेगा। अब देखिए इनका यदि हल कर लेते हैं तो 2 की घात 4 का मान 16 और 16 को 3 से गुणा करने पर 48 x की घात 4 y की स्क्वायर और z। तो ये हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, इसी के अनुसार हमें अन्य क्वेश्चन भी हल करने हैं, और ज्यादातर इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो हमें परीक्षा में देखने के लिए मिल जाते हैं। देखिए इसी प्रश्नावली का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ux इक्वल टू एक्स माइनस 1 की होल स्क्वायर, bx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और फिर हमें क्या करना है इसमें रखना है सॉरी। देखिए पहले हम ux को लिखते हैं तो इसको इसी प्रकार लिख लेते हैं कि ux इक्वल टू इसके ऊपर घात 2 है तो x माइनस 1 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, घात 2 को x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसी प्रकार इसको देखिए dx इक्वल टू, यहाँ पे यदि हम घात 2 मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं 2, क्योंकि 1 की घात 2 का मान 1 ही होता है, इसका मतलब अब हम क्या करेंगे यहाँ पे a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इस यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी x प्लस 1 और x माइनस 1। अब बताइए एचसीएफ के अंदर आपको क्या बताया गया है, एक समान पद है उनकी छोटी घात, तो एक समान पद देखिए इसको इसके साथ ले सकते हो या इसको इसके साथ ले सकते हो, एक के साथ लेना है तो आपने यहाँ पे कितना ले लिया x माइनस 1 ले लिया, और कोई समान नहीं है, इसका मतलब एचसीएफ है x माइनस 1 हो गया। इसी प्रकार एलसीएम के अंदर आपको क्या करना है, एक समान संख्या है उसकी बड़ी घात लेनी है, ये देखिए इसको इसके साथ या इसको इसके साथ एक के साथ लेना है, तो x माइनस 1 तो ले लिया। अब वो भी पद लेने जो असमान है, देख मान लीजिए कि इसको इसके साथ ले लिया तो बाकी क्या बचे, ये बच गए x माइनस 1 और यह बच गया x प्लस 1। अब बताइए इसको हल करने पर हम इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, क्यों x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू होगा x माइनस 1 की होल स्क्वायर, और ये x प्लस 1 है। ये हो गया एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम, इसको इसके पदों में रखना है। अब देखिए ux का मान है हमारे पास x माइनस 1 की होल स्क्वायर इंटू vx का मान है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1। आगे चलते हैं, एचसीएफ का मान है हमने अभी निकाला है x माइनस 1, और एलसीएम का मान हमने निकाला है x माइनस 1 की होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। ध्यान दीजिए यह पद बराबर है, इसका मतलब इन दोनों की संक्रिया कराने पर तो हमें यहाँ पे मिलेगा x माइनस 1 की होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तो सेम का सेम, ये एक पहले लिख लेते हैं x माइनस 1 की होल स्क्वायर, इन दोनों की संक्रिया कराने पर तो देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होगा a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, यानी हमें प्राप्त होगा x की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर को हम 1 लिख सकते हैं। तो दोनों पद समान है, यही बात हमें प्रश्नावली 2.2 में पढ़ी थी, यही बात इसमें पढ़ी है, तो 2.2 को आप पहले पढ़ो। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, दो व्यंजकों का गुणनफल है वो x प्लस 7 x माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 है, तथा इसका एचसीएफ है वो x प्लस 6 है। एलसीएम हमें ज्ञात करना है, हमें फॉर्मूला अपनाना है एचसीएफ गुणा एलसीएम इक्वल टू दोनों व्यंजकों का गुणनफल। क्या यह फॉर्मूला आपको याद है, कहीं पे आपने यूज लिया होगा इसको, तो
ये होगा, वहां पे हम यहाँ पे पूर्णांकों का गुणनफल लिख रहे थे 2.2 में, यहाँ पे हमें व्यंजकों का गुणनफल लिखेंगे। अब देखिए HCF है वो तो हमारा x प्लस 6 है, एलसीएम को हमें ज्ञात करना है, इक्वल टू हमें दिया गया है व्यंजकों का गुणनफल x माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। अब ध्यान दीजिए ये गुणा में है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो एलसीएम के गुणा में है तो ये इसको क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो x माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 बट्टा x प्लस 6। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है एलसीएम इक्वल टू इसके गुणनखंड कर देने हैं, जो हमने गुणनखंड विधि में हल किए उसी प्रकार x माइनस 7 इंटू इसके गुणनखंड एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 के यदि आप गुणनखंड करते हो तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 प्राप्त होगा। गुणनखंड विधि से गुणनखंड करने हैं। अब देखिए भाग देने पर x प्लस 6 से x प्लस 6 कट हो गया, हमारा जो एलसीएम है वो कितना प्राप्त हुआ, x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2। अब इनको हम क्या कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। x को x से गुणा किया एक्स की स्क्वायर, x को 2 से गुणा किया 2x, इसी प्रकार माइनस 7 को x से गुणा किया माइनस का 7x, और माइनस 7 को 2 से गुणा करने पर माइनस 14। आगे देखिए एक्स स्क्वायर, दोनों को हल करने पर माइनस का 5x माइनस 14, ये हमारा जो बहुपद प्राप्त हुआ है ये इसका एलसीएम होगा। हमें दो व्यंजक दिए गए हैं, व्यंजकों का एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है x माइनस 5 और एलसीएम एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30। इससे हमें उन दोनों व्यंजकों को ज्ञात करना है, और दोनों व्यंजक क्या होने चाहिए, द्विघातीय व्यंजक होने चाहिए। देखिए पहली चीज हमें ध्यान रखनी है कि एलसीएम है वो एचसीएफ से क्या होता है, विभाजित हो सकता है, हो सकता नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, इसे विभाजित करना है। पहले हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा एक्स की क्यूब माइनस 19x माइनस 30 जो क्या है एलसीएम है, उसके अंदर हम x माइनस 5 यानी एचसीएफ का भाग देते हैं। तो पहले देखिए भाग विधि से हमें क्या करना है बताइए, पहले पद में पहले पद का यदि भाग देते हैं यानी x की क्यूब के अंदर यदि x का भाग दोगे तो क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और इनको इन दोनों से पदों से गुणा करके लिखना है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा किया एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर को माइनस 5 से गुणा किया तो माइनस का 5x की स्क्वायर, जो अंत में हम लिख देते हैं क्योंकि एक्स की स्क्वायर का पद हम यहाँ पे हमारे पास है नहीं। अब देखिए ये निशान बदलने पर प्लस, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, ये कट। पहले इस पद को लिखना है 5x की स्क्वायर और फिर 19x और माइनस का 30। यहाँ ध्यान रखना है इसको यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो बहुपद है उसमें एक्स स्क्वायर है नहीं। अब देखिए 5x की स्क्वायर में हम किसका भाग देंगे, x। तो बताइए कितना आएगा, आएगा या नहीं आएगा। यदि आपने 3.2 में भाग अच्छी तरह से किए हैं तो आपको यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो 5x को 5 से गुणा किया 5x की स्क्वायर, और 5x को माइनस 5 से गुणा किया तो माइनस का 25x। घटाने पर निशान बदलेंगे, ये इक्वल है तो ये तो कट हो गया। 19x माइनस है 25 प्लस है, बड़ी संख्या प्लस के, इसका मतलब बड़ा अंक 6 प्राप्त प्लस का होगा माइनस 30। अब बताइए यहाँ पे कितने का भाग आप दोगे, x का भाग दोगे किसमें, 6x में, कितनी बार 6 बार, तो यहाँ पे प्लस का 6। तो बताइए हम इसे 6 को x से गुणा करेंगे तो 6x माइनस 6 को 30 से गुणा किया 30, घटाने पर निशान बदल जाएंगे और दोनों कट। ये जो मान हुआ ये किसका प्राप्त हुआ, ये इस एलसीएम के गुणनखंड प्राप्त हुए। पहला गुणनखंड तो क्या होगा, जो एचसीएफ है वो ही होगा x माइनस 5, और दूसरा जो गुणनखंड है वो क्या होगा, जो हमने आंसर निकाला है। क्या निकाला है, एक्स की स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब क्या करते हैं हम, x माइनस 5 तो ठीक है, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड विधि से यदि इसके गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा
x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब बताना है हमें दो व्यंजक। तो पहला व्यंजक यहां में मैं लिख लेता हूं, दूसरा व्यंजक। अब आप मेरे को ये बताइए कि आपको क्या बता HCF के लिए क्या बताया गया है कि दोनों व्यंजकों में HCF है वो समान होता है। दोनों व्यंजक में जो भी मान समान होगा वो HCF होगा, यानी HCF x-5 है। इसका मतलब है ये इस व्यंजक में और इस दोनों व्यंजक में होगा। ठीक है, दूसरी बात एलसीएम के लिए आपको क्या बताया गया कि दोनों में कॉमन है वो तो होगा ही होगा, साथ में वो भी पद आएंगे जो कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉमन ये नहीं है, तो इसका एक पद है वो पहले व्यंजक के पास रख देते हैं और दूसरा पद है वो दूसरे व्यंजक के पास रखे देते हैं। अब इनको सरल कीजिए। x को x से गुणा करने पर x², x को 2 से गुणा करने पर 2x, -5 को x से गुणा करने पर -5x और -5 को 2 से गुणा करने पर -10। x², इन दोनों को हल करने पर -3x -10 पहला व्यंजक जो द्विघातीय व्यंजक है। दूसरा देखिए, x को x से गुणा किया x², x को 3 से गुणा किया तो +3x है, -5 को x से गुणा किया -5x और -5 को 3 से गुणा करने पर -15। आगे देखिए, x² का x², इन दोनों को सरल करने पर -2x -15, ये हमारा दूसरा द्विघातीय व्यंजक प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हमने क्या किया है कि पहले HCF और LCM दिए गए हैं, उनसे हमें क्या करना है, ये पहला गुणनखंड है, इसका इसमें भाग देने पर ये दूसरा गुणनखंड प्राप्त होगा। अब ये द्विघातीय समीकरण है तो इसको गुणनखंड विधि से हल करके इस प्रकार गुणनखंड प्राप्त करते हैं। पहला व्यंजक दूसरा व्यंजक दोनों द्विघातीय व्यंजक होने चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, एक समान जो HCF है वो तो दोनों में होगा, LCM के ये बचे पद एक एक में रखने पर इनको गुणा करने पर दोनों हमें द्विघातीय व्यंजक प्राप्त होंगे।